आणविक द्रव्यमान से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, परमाणु द्रव्यमान ही समझ में नहीं आया, है ना? नहीं मत करना है क्या? परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। देखो क्या बताई थी मैं इसका डेफिनेशन, या कुछ भी जो भी तुमको समझ में आया वो। क्या? क्योंकि वो बहुत छोटा, बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है। एटम क्या है, बहुत छोटा एक कोई कण है, ठीक है। फिर हाँ, स्टैंडर्ड वैल्यू मान के उसके सापेक्ष हमने क्या माना, कार्बन 12 को माना, ठीक है, मानक माना। और फिर उसके सापेक्ष हमने क्या किए, जितने सारे एटम थे उनका क्या निकाला, परमाणु द्रव्यमान। पर देखो उससे पहले ना एक चीज़ याद रखो, परमाणु द्रव्यमान तो हम लोग निकाली, परमाणु द्रव्यमान यूनिट निकालने के लिए हमने निकाला, ठीक है, उसका मानक बताने के लिए। पर मुझे बताओ द्रव्यमान नंबर क्या होता है? द्रव्यमान नंबर क्या होता है? ये तो हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। अभी स्कूल जाना है ना? बताओ। देखो अब ये पता है किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये, फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं? ऐसा कुछ पढ़े हो? नहीं पढ़े? देखो इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, इसको बोलते हैं, ये छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग, परमाणु क्रमांक। अच्छा ये नहीं पढ़े कल ही तुम लोग को फिर समझ में नहीं आ रहा होगा, ये 9th का है, ठीक है। मतलब किसी भी एटम को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास कोई परमाणु है, ठीक है, ये हमारे पास कोई परमाणु है। मुझे पता है, मुझे लगा ये आ रहा होगा, बताना चाहिए था ना। तो फिर तुम लोग को ये कैसे समझ में आ रहा था कि वो 8 है तो फिर वो 16 हो गया? नहीं तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होगा ना, वो मैं तो यूनिट बस बता रही थी, ठीक है, वो इसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। मतलब कल पूरा ऐसे ही उड़ गया है ठीक है। अब देखो, अब कोई बात नहीं, परमाणु क्रमांक इसको क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, द्रव्यमान नहीं, अभी मास संख्या होती है, ये मतलब है द्रव्यमान नंबर संख्या, ठीक है। लिखो इसको, द्रव्यमान संख्या। चलो अब हम लोग एक परमाणु क्रमांक क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, एक परमाणु बहुत छोटा होता है, पर दिखाने के लिए तो ऐसे दिखाते हैं ना, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, नाभिक, ठीक है। क्या होता है, नाभिक, ये तो पता है ना? नहीं पता? जो नहीं पता वो बता देना, ठीक है। ये नाभिक है, हाँ उठा लो ठीक है। नाभिक के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बाहर होते हैं। नाभिक के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। क्या होते हैं हमारे पास, न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन, ठीक है। ध्यान से समझना, नींद आ रही है देखो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है, नाभिक में होता है। और बाहर क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो, अब मैं बोलूँगी कि मुझे परमाणु क्रमांक चाहिए, तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, क्या होता है वो, परमाणु क्रमांक, ठीक है। अब मैं बोलूँगी द्रव्यमान संख्या, तो उसके नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का योग क्या होगा, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। एटम का जो द्रव्यमान है किस पे निर्भर करता है, उसके नाभिक पे ही निर्भर करता है, ठीक है। क्योंकि नाभिक में हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों का योग की क्या होगा, द्रव्यमान संख्या। हमने जो कल पढ़ा वो क्या है, परमाणु द्रव्यमान, उसके यूनिट बताने के लिए AMU लगाए थे, U लगाए थे ना, और किसके सापेक्ष मान के लगाए थे, वो हमने कल पढ़ा था, ठीक है। तो हम लोग क्या समझ में आया, ये क्या होता है हमारे पास, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन,
और परमाणु क्रमांक क्या होता है, सिर्फ हमें जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, समझ में आया। अब जैसे मैंने कल तुम लोगों को बताई थी, लिखना है कुछ, इसको लिख लो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर मैं हटाती हूँ। बहुत ज़्यादा शांत लग रहा है ना, चालू कर दूँ क्या मैं? कुछ भी इधर उधर करोगे सब आवाज़ आ जाएगी। हो गया? देखो इलेक्ट्रॉन को हम लोग इसमें क्यों नहीं लिए ऐड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से होती है 9.1 इंटू 10⁻³ इसके आसपास होती है कुछ। ठीक है, बहुत कम होती है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को नहीं काउंट करते। ठीक है, देखो अब मैंने कल तुम लोगों को क्या बताई थी, मैं उसको कैसे समझा सकती हूँ ताकि और अच्छे समझ में आए। तराजू देखे हो? ठीक है, कल मैं 11th इंग्लिश मीडियम वालों को उसी के अकॉर्डिंग समझाई थी। देखो तराजू है, उसमें एक लड़की तराजू ही नहीं देखी थी। देखी हो ना, यहाँ पर तराजू है। ठीक है, यहाँ है। हम लोग तराजू में कैसे हम लोग सामान लेने जाते हैं मार्केट में, अभी तो वेइंग मशीन आ गई इलेक्ट्रिक वाली, जिसमें हम लोग डायरेक्ट रख देते हैं, डिजिट बता देता है। ठीक है, कल भी बताई थी नहीं वाला। क्या होता है, हमको आलू लेना है। ठीक है, हमने इस पर आलू चढ़ाए, समझ जाओ ये आलू है। ठीक है, हमने इस पर आलू चढ़ा दिए। अब ये कितना केजी है कैसे पता चलेगा? दूसरा दुकानदार यहाँ पर क्या रखेगा, बाट रखेगा। बाट तो जानते हो ना, 1 केजी का, 2 केजी का, 5, 6, 10 ऐसे किलो का बाट आता है। ठीक है, पता है। तो यहाँ पर उसने 1 केजी का बाट रखा, पर अभी भी ये इक्वल नहीं हुआ। ठीक है, फिर उसने एक और 1 केजी का बाट रख दिया। जब उसने 2 केजी का बाट रखा तब देखा कि हाँ अब ये दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, तो मुझे पता चल गया जो मेरे पास आलू है ये कितना है, 2 किलो आलू है। कैसे पता चला? जब उसने वहाँ पर बाट रखा। तो ये जो है ना, ये हमारे स्टैंडर्ड वैल्यू है, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट है। इसके सापेक्ष हमने इसका मान निकाला। अगर ये नहीं होता तो इसका मान निकाल पाते, है ना, इसके सापेक्ष ही हमने इसका मान निकाला। तो उसी प्रकार क्या होता है एटम में भी, कार्बन 12 के सापेक्ष हम क्या निकालते, दूसरे एटम का द्रव्यमान निकालते। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? वैसे तो ये हमारे पास हो जाती है स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, इसके सापेक्ष हमने ये रिलेटिव मास, आपेक्षिक, ठीक है, इसको बोलते हैं आपेक्ष द्रव्यमान। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ठीक है, अब जैसे कार्बन 12, अब मैंने कार्बन 12 ही क्यों ली? समस्थानिक पता है क्या होते हैं? क्या होते हैं समस्थानिक? नहीं, वो नहीं होते। आइसोटोप समस्थानिक, ऐसे कुछ बताओ। देखो समस्थानिक, जैसे कि कार्बन के कितने आइसोटोप्स होते हैं समस्थानिक? 3। कौन कौन से? कार्बन 13, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। हमने सिर्फ क्या ही लिया अभी यूज़ करने के लिए? कार्बन 12 लिए कि कार्बन 13? कार्बन 12 लिए। इसके 3 समस्थानिक हैं। ठीक है, ये भी नहीं, मैं बता दूँ ये आइसोटोप्स क्या होते हैं। देखो शुरू में क्या था ना, ये सब नहीं, शुरू में जब पीरियोडिक टेबल जो भी बना था तो उसमें समस्थानिक नहीं मिले थे। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने, मतलब जो भी वैज्ञानिक थे वो क्या किए, इसको माने, मतलब कार्बन को माने कि हाँ इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या, किसी का भी द्रव्यमान। ठीक है, यूनिट। पर आगे चल के हमको सबके समस्थानिक मिले। एक कार्बन, हमको एक कार्बन 12 तो था, पर कार्बन 13 भी मिल गया, कार्बन 14 भी मिल गया। खोज तो होती रहती है, ये उसी के जैसे कोई आइटम मिल गए जिसका नाम हमने रख दिया। ठीक है, अब क्या होता है, अब हमने तो एक कार्बन को माना था, यहाँ तो हमको 2-3 कार्बन और मिल रहे हैं।
तो फिर ये जस्टिफाई तो नहीं हुआ कि क्यों इसी को माने, इसको क्यों नहीं माने। ठीक है, जब हमको समस्थानिक मिले ना तो वहाँ से एक और रूल नया पैदा हो गया, औसत परमाणु द्रव्यमान, सुने हो नाम? ठीक है, औसत। अब क्या करते हैं, इन तीनों का औसत निकाल के जो आएगा उसको हम लोग उसके सापेक्ष रख के निकालेंगे, मतलब वही उसका परमाणु द्रव्यमान होगा। ठीक है, देखो अभी उतना दूर मत जाओ, ये वाला समझ में आया? ठीक है, अब क्या होता है, वैसे ही हमने क्या किया, जैसे कि हमारे पास एक बाट है, बहुत बड़ा बाट है, ये देखो ये बहुत बड़ा बाट है। ठीक है, इसको हमने, इसके कितने टुकड़े कर सकते हैं? 12, समझ लो 12 कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसके 12 टुकड़े कर दी, ऐसे ऐसे करके पूरे 12 टुकड़े। ठीक है, एक ये कितना है, पूरा 12 किलो का बाट है, मैंने इसके 12 टुकड़े कर दी, तो एक टुकड़ा कितना का होगा? 1 kg का हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर आलू ली, ठीक है, आलू ली रखी, एक किलो का बाट उठा के रखी, इक्वल नहीं हुआ। 2 किलो को उठा के रखी तो एक इसमें से एक और उठा के रखी तो इक्वल हो गया। ठीक है, अब मैंने यहीं पर सेम काम क्या की, कार्बन ले ली। कौन सा कार्बन है ये? कार्बन 12 ले ली, इसके भी मैंने 12 टुकड़े कर दी, ऐसे ऐसे करके 12 टुकड़े कर दी। अब इसका एक टुकड़ा क्या है, उसका नाम होगा 1 AMU, इसका नाम रखी। जैसे मैंने इसका एक टुकड़े का नाम क्या रखी थी, 1 kg, उस वैसे ही हमने एटम के लिए क्या रख दिए, 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब क्या करी, यहाँ पर मैंने 2 तराजू ले ली। अब यहाँ तो आलू प्याज नहीं रख सकते, क्या रखेंगे यहाँ पे, एक एटम रखे, समझ लो ऑक्सीजन रख दिए। ठीक है, ऑक्सीजन रखे, मैंने इसमें से एक AMU उठाई, यहाँ पर रख दी, इक्वल नहीं हुआ अभी भी। फिर मैंने एक AMU और उठाई, यहाँ रख दी, अभी भी इक्वल नहीं हुआ। ठीक है, मैं उठा के रखते गई, जब ये 12 तो ख़त्म हो गए। ठीक है, 12 भी रख दी मैंने यहाँ पर, 12 तो भी इक्वल नहीं हुआ, एक इसका पल्ला ज़्यादा ही था। ठीक है, अभी भी इक्वल नहीं हुआ। ठीक है, तो मुझे और ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो मैंने और रखती गई, और टुकड़े करी कार्बन 12 के, और रखती गई। जब ये 16 में पहुंचा, है ना, 16 AMU में पहुंचा, तब ये इसके इक्वल हो गया। तो जब मैं यहाँ 16 ये वाले उठा के 16 रखी ना, तब ये 16 में इक्वल हो गया, तो मुझे पता चल गया हाँ इसका द्रव्यमान क्या होगा, 16 AMU। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अब देखो, इसलिए मैंने कल लिखाई थी कि 12 AMU, ये पूरा 12 AMU। ठीक है, किसके बराबर होता है, कार्बन, हाँ, मतलब कि कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है, ये लिखाई थी। 12 AMU क्या होता है, एक कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। एक ये ना कार्बन परमाणु, ठीक है, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, यहाँ लिख दे रही। ठीक है, समझ जाना, उधर नहीं लिखा रहा, समझ में, मैं ऐसे लिखाई थी कल। अब मैं इसी को क्या कर दी थी, मैं लिखी थी एक AMU क्या हो जाएगा फिर, 1/12 इंटू ये पूरा, समझ में आया? अब ये पूरा 12 AMU, ये पूरा 12 AMU आखिर है तो इसके ही बराबर ना, इसी का तो टुकड़ा है ना। ये जो मैं 12 AMU लिखाई हूँ, ये एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान ही तो है, इस कार्बन पर इसी का तो टुकड़ा की हूँ ना मैंने। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? क्लियर है? बस उसकी यूनिट हमको लगा देनी है AMU, और AMU की जगह हम लोग क्या लगाते हैं आजकल, एकीकृत मान लिखते हैं ना। ठीक है, यूँ समझ में आया? अब कन्फ्यूज़न हो रही है पक्का? कल बहुत कन्फ्यूज़न थी, मुझे पता नहीं था कि तुम लोग को द्रव्यमान संख्या नहीं पता, मुझे बता दिया करना। ठीक है, जब कुछ लिखना है इसमें से, वैसे लिखने लायक कुछ है नहीं, तुम लोग अपने अकॉर्डिंग लिखना है, समझने के अकॉर्डिंग तो लिख लो, जैसे बताई हूँ वैसे समझने के अकॉर्डिंग लिख लो अपनी लैंग्वेज में। जैसे तुमको कभी कॉपी खोलो तो फिर समझ में आ जाए कि हाँ ऐसा कुछ था। पेपर में नहीं बनाना है ये सब चीज़ें, कि पेपर में भी तराजू बना के मत आना। ठीक है, ये समझने के लिए बताई हूँ। अभी समस्थानिक पढ़ते हैं। ठीक है,
पूरा अच्छे से लिखना भी क्या मैं बोली हूँ, जो भी। नोट्स बना रहे हो ना साथ में? लास्ट में अभी 2 या 3 दिन बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, कॉपी देखूंगी ना, फिर टेस्ट लूंगी ना। हो गया क्लियर? अब देखो, अब मैं आगे चल के क्या हुआ ना, इसके कुछ समस्थानिक मिले। किसके? कार्बन के नहीं, और भी एटम के समस्थानिक मिले हमको, ठीक है। समस्थानिक या आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिसमें हमारे पास जो प्रोटॉन होते हैं ना, उसकी संख्या क्या होती है? सेम, ठीक है। और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है? अलग, डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। पता था ये? नहीं पता था? समस्थानिक नहीं पता? चलो कोई नहीं, ये भी मैं एक दिन बता दूंगी। अभी आइसोटोप्स और आइसोटोन, समस्थानिक, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स ये होते हैं, और आइसोबार होते हैं। चलो ये जब जैसे अभी इस यहाँ पर आइसोटोप्स समस्थानिक की जरूरत पड़ी ना, जहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगी, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें लिखना, नोट करके लिखते जाना, ठीक है। अब देखो, मैं लिखी यहाँ पर कार्बन, ठीक है। मैं बोली प्रोटॉनों की संख्या सेम। प्रोटॉन क्या होता है हमारे पास? देखो कॉपी में क्या लिखाई थी प्रोटॉन को, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है कार्बन का? 6। अब मैंने बोली न्यूट्रॉन की संख्या अलग, ठीक है। मैंने बोली न्यूट्रॉनों की संख्या अलग है। इसका द्रव्यमान क्या निकला था? एटॉमिक मास 12, ठीक है। अब मैंने एक और ली, इसके 3 समस्थानिक मिले, मैंने एक और ली। इसका परमाणु क्रमांक तो सेम ही होगा, पर यहाँ क्या निकल गया? 13। मैंने एक और ली, यहाँ 6, तो परमाणु क्रमांक तो सेम होगा, पर यहाँ क्या निकल गया? ऐसे इसके 3 समस्थानिक मिले। मुझे यहाँ पता है कि प्रोटॉन क्या है? 6। मुझे न्यूट्रॉन निकालना है, तो क्या करूँगी? एटॉमिक मैंने जो लिखाई थी, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, उसको निकालेंगे। मैं बोली थी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, बोली थी। मुझे यहाँ पर ये पता है 12, प्रोटॉन पता है कितना है 6, तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा। कितना होगा यहाँ पर न्यूट्रॉन? तो यहाँ पर हमारे पास न्यूट्रॉन है 6। यहाँ पर कितना होगा? प्रोटॉन तो 6 ही है, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पर 13, कितना हो जाएगा? यहाँ पर बताओ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? चलो अब देखो, मैं जो लिखाई वो, फिर प्रोटॉन की संख्या तो सब में सेम है, देखो, पर अलग क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या। यही हमारे पास क्या होते हैं? समस्थानिक। समझ में आया? लिख लो इसको, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो और न्यूट्रॉन अलग हो। इसका एक और डेफिनेशन बन सकता है, जैसे आपने कहा था, क्या बोला था कि ऐसे बोल सकते हो, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या सेम हो, पर ऊपर जो लिखा है वो क्या है? हाँ, क्या है? परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, अलग। वैसे परमाणु द्रव्यमान नहीं है, परमाणु द्रव्यमान नहीं है वो। क्या है? क्या लिखा है मैं शुरू में? देखो एक हो, ठीक है। जिसमें द्रव्यमान संख्या अलग हो। देखो पीछे लिखाई हूं मैं, परमाणु संख्या नहीं है वो, द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या क्या हो जाएगी? परमाणु क्रमांक ही तो हो जाएगा।
मास नंबर। द्रव्यमान में कंफ्यूजन होती तो मास लिख लिया करो, ठीक है, जिससे समझ में आए वो। समझ में आ गया ना समस्थानिक क्या होता है, इसको लिख लेना समस्थानिक। ठीक है, चलो अब क्या हुआ ना, अब हमको ये 3 मिल गए, हम तो एक ही को मान के चल रहे थे, है ना। जब 3 मिले तो क्या देखा गया कि मतलब जो नेचर में सबसे ज़्यादा हमारे पास ये प्रेजेंट होता है, ये कुछ बुक में इसका अच्छा डिजिट दिया 98.892 इतने % ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये प्रेजेंट होता है 1.108 के समथिंग कुछ प्रेजेंट होता है, और ये तो बहुत ही कम 2 × 10⁻21 या ऐसा कुछ है इसका, ठीक है, बहुत कम, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अब ये 3, अब क्या करते हैं, अब हम लोग कार्बन का एटॉमिक मास अगर निकालेंगे, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे, तो ये तीनों का एवरेज लेके निकालेंगे। अब इसी तीनों का नहीं लेके निकालेंगे, जितने भी अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक कार्बन 12 को मान के बना रहे थे, हम आगे चल के देखें तो सब हर किसी के क्या निकल रहे थे, समस्थानिक मिल रहे थे। तो हम क्या कर रहे थे, उन समस्थानिक को क्या कर रहे थे, सबको ऐड करके एवरेज निकाल के उसका जो मान वैल्यू निकल रहा था उसी को हम लोग क्या मान रहे थे, हाँ, द्रव्यमान के एटॉमिक द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान। समझ में है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। शुरू में तो एक के अकॉर्डिंग निकाले हमने, ठीक है, आगे चल के हमको ये सब सारी चीज़ मिल गई, ठीक है, तो इसका एवरेज लेके हमने निकाल दिया। समझ में आया। तो इससे फिर एक नया टॉपिक क्या हो जाता है, औसत परमाणु द्रव्यमान। आया समझ में। ये सब समझाने के लिए लिखी हूँ, ठीक है। अब पेपर में आएगा औसत परमाणु द्रव्यमान निकालो, कुछ भी एटम दे देगा, तो उसके समस्थानिक आप लोगों को पता होना चाहिए। या बुक में तो दिया है, मतलब वो लोग लिख के दे देंगे, जैसे मैंने कार्बन की 3 लिखी हूँ ना, वैसे से तुम्हारा क्लोरीन का है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मुझे इसका क्या निकालना है, हाँ, औसत परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। जो पीरियोडिक टेबल में जितना भी लिखा है ना परमाणु द्रव्यमान, वो इसी के अकॉर्डिंग निकला हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, मैं बता दी कि ये नेचर में इतना % है नेचर में, ठीक है। और हमारे पास क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये नेचर में कितना इसकी अबेंडेंस है, इसको ऐसे लिखो, इसकी अबेंडेंस % इनटू इसका ये क्या है, परमाणु द्रव्यमान। हाँ चलो ठीक है, मैंने ए को क्या लिखाई थी, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। इसलिए अगर द्रव्यमान में कंफ्यूज हो रहे हो तो मास भी बोल सकते हो, ठीक है। देखो मिलता जुलता है वो, हम लोग कंफ्यूज हो जाए, कभी संख्या लगा दे रहे, कभी द्रव्यमान लगा दे रहे, कभी परमाणु बोल दे रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 12, जितना ये है उसका फिर क्या करेंगे, ये लिखेंगे ये वाला %, ठीक है। इसको अबेंडेंस लिख दे रही हूँ, या नेचर में जो प्रेजेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे इंटू 13 प्लस ये वाला जिसको हम इग्नोर करते हैं इंटू 14, ऐसे करके सबका निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास कितना है 98.892 डिवाइडेड बाई 100% को हटा दिए इंटू 12, ये 1 बन गया, प्लस वो कितना है हमारे पास 1.108 अपॉन में 100 इंटू 13। इसको तो मैं कह रही हूँ इग्नोर ही कर दो, बहुत छोटा है, ठीक है। अब इसका एक का तो पता है, इसका तो याद ही रखना चाहिए, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो हमारा 12 U आएगा कार्बन का, ठीक है। समझ में आया। अगर ये समझ में आ गया तो मुझे ये बना के दिखाओ, क्लोरीन का होता है 35 और 37, ठीक है। ये हमारे क्लोरीन ये हमारे पास 35 और ये हमारे पास 37। 35 वाला हमारे पास प्रेजेंट होता है 75% और ये होता है 25% नेचर में। चलो अब बनाओ, दोनों बता दी, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक जो अब तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बताओ कितना निकलेगा इसका।
25%। कितना आया? नहीं नहीं, फिर उसको ऐड भी करना है। तभी तो एवरेज, इसका एवरेज निकाल रहे हैं हम लोग, है ना, ऐड भी करना है। यू भी लगाओ। अब पता चला क्लोरीन का अगर कोई पूछेगा परमाणु द्रव्यमान तो कितना होगा? 35.5। ऐसे ही पूरे पीरियोडिक टेबल में जो भी लिखा है वह ऐसा ही लिखा है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, अभी कुछ डाउट? हाँ, वो इक्वल ही है। शुरू में बताई थी ना वेट और उसमें वेट और मास में डिफरेंस बताई थी, बस उसमें ग्रेविटी का फ़र्क होता है। और हम लोग पर अगर यूनिट लगाना है तो हम लोग केजी ही लगाते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं भार का बता रही हूँ और मास का बता रही हूँ और वेट का बता रही हूँ, हम लोग अपना वेट भी क्या है केजी से और मास भी केजी से ही करते हैं। बस फ़र्क इसका आता है ग्रेविटी वाला, जो बताए गुरुत्वाकर्षण वाला। अब बताओ, अभी कुछ डाउट इसमें निकाल लोगे? अब अगर बुक में ये एग्जाम्पल है, ये भी हो गया, और एक दूसरा एग्जाम्पल वो है, वो भी हो गया। अगर कुछ और भी आइसोटोप्स दे देता है, अगर यहाँ कुछ भी दे दिया तो हमको क्या करना है? समझ में आ गया ना, कंसेप्ट समझ में आ गया? क्या करना है? जितना नेचर में प्रेजेंट है उसकी नेचुरल अबेंडेंस से उसका क्या कर देंगे? मास नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को जोड़ देंगे। मैंने जोड़ी हूँ, ठीक है? भूलोगे तो नहीं कि जोड़ना, अलग अलग नहीं निकालना, ठीक है? जोड़ना है फिर, ठीक है? चलो, कुछ डाउट अभी तक इसमें? समस्थानिक समझ में आया, औसत परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, कंफ्यूजन है अब किसी में? क्या होता है आणविक द्रव्यमान? देख के बता दो। हाँ बोलो। हाँ, इसका क्वेश्चन ये ऐसा देगा और बोलेगा इसका औसत लिख लो, औसत परमाणु वो द्रव्यमान बताओ, ऐसा बोलते हैं। या तो सिर्फ लिख देगा परमाणु द्रव्यमान बताओ, ऐसे दे दिया और बोला सिर्फ परमाणु द्रव्यमान बताओ तो भी हमको वैसे निकालना है, औसत लिख दिया तो भी वैसे निकालना है। ठीक है, बुक में क्वेश्चन है सेम, जो दोनों क्वेश्चन था दोनों सॉल्व हो गए। ठीक है, और कुछ पूछो ऐसी कुछ क्वेश्चन, फिर मैं दूसरा बताती हूँ। हाँ, मुझे वो बताओ आणविक द्रव्यमान क्या होता है, देख के बता दो। बोलो बोलो। परमाणु द्रव्यमान का योग, जैसे कि ये हमारे पास क्या है? एक अणु, अणु में उपस्थित क्या है यहाँ पर? सब परमाणु। कार्बन को अगर अकेले लिखूंगी तो परमाणु तो हुआ, ऑक्सीजन को अलग लिखूंगी तो क्या हो गया? परमाणु। जुड़ के ही तो क्या बने? अणु। अब इसी का परमाणु द्रव्यमान लेंगे और उसको जोड़ देंगे, वो क्या हो जाएगा हमारे पास? आणविक द्रव्यमान। और इसमें कंफ्यूजन मत होना, इसमें इसकी नेचुरल अबेंडेंस हमको पता होनी चाहिए, और क्या पता होनी चाहिए? उसके समस्थानिक। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना दोनों में। ठीक है, अभी एक और ऐसा वर्ड आएगा जहाँ पर हम लोग थोड़े और कंफ्यूज होंगे, पर मैं बार बार रिपीट करूँगी तो याद ही हो जाएगा वो। ठीक है, चलो, कुछ डाउट नहीं ना इसमें? ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास आता है सूत्र द्रव्यमान। नाम सुनो, स्कूल में नहीं हो रहा अभी? सूत्र द्रव्यमान, इसको बोलते फॉर्मूला मास, इसको शायद हाँ फॉर्मूला मास। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, एकदम छोटी सी चीज़ है, कुछ नहीं। अभी तक मैंने बताई जो H2O कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब बताई, ये क्या था हमारे पास? आणविक द्रव्यमान। ठीक है, सूत्र द्रव्यमान क्या होता है? इसमें हम लोग, इसमें सूत्र द्रव्यमान में हम लोग सॉलिड स्ट्रक्चर जिसका होता है वो लेते हैं। ठीक है, जैसे कि
एक ही एग्जाम्पल है NaCl, ठीक है, जिसमें Na क्या है हमारे पास प्लस में है, Cl किस में है माइनस में है। अब इसको हमको इस फॉर्म में बताना है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर जैसे मैंने बोली H2O, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम लोग, ये और ये, ठीक है। इसमें एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, इसको लेके मल्टीप्लाई करके ऐड करके जो भी आ रहा है उसका आंसर हमने लिख दिया था। अब जैसे मैंने बोली NaCl का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये तो सॉलिड है ना, और उसमें प्लस चार्ज भी और निगेटिव चार्ज भी है। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव था। इसमें था क्या आयनिक, इसमें था आयनिक बंध वाला कुछ रोल था इसमें क्या है आयनिक बंध, सॉलिड है समझ जाओ, ठीक है, और कोई लैंग्वेज समझ जाओ। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाना चाहूँगी ऐसा कुछ, तो यहाँ कहीं पर बैठा होगा, ठीक है, यहाँ पर कहीं देखो बीच में यहाँ NaCl यहाँ पर ऐसा कहीं बैठा होगा, ठीक है, जितने भी एजेस है ना उसके बीच में, ठीक है, ऐसा बैठा होगा, ठीक है। मैं स्ट्रक्चर बता रही हूँ, स्ट्रक्चर में जाना नहीं है अभी, बता रही हूँ कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। और यहाँ बीच में होगा, फेसेस के बीच में ऐसा कुछ, ये वाले फेस के भी बीच में, ठीक है। चलो ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। चलो अब इसमें देखो हमको कितने सारे Na मिल रहे हैं, कितने सारे Cl मिल रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, Na प्लस जो है वो 6 Cl माइनस से घिरा होता है। एक को पकड़ोगे तो इसके जैसे स्ट्रक्चर और ऊपर बनेगा। मैं तो सिर्फ एक यूनिट सेल बना के दिखाई, एक इकाई बना के दिखाई, जैसे कि ये सॉलिड है ना, तो इसी का सिर्फ एक पार्ट बना के मैं यहाँ दिखा दी हूँ, ठीक है। समझ जाओ ये NaCl है, मैं सिर्फ एक यूनिट सेल यहाँ बना के बता दी हूँ, पर है तो बहुत सारे ना, ठीक है। तो ये पूरे ऊपर ऐसे ये चारों तरफ से ऐसे घिरे होंगे ऐसे, ठीक है। सेम यहीं पर एक और ऐसा बन जाएगा ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा, मतलब चारों तरफ से घिरे हुए। तो मतलब Na प्लस जो है वो 6 Cl से घिरा हुआ है और Cl जो है वो 6 Na प्लस से घिरा हुआ है, इतना ही माइंड में रखो, ठीक है। कैसे घिरा हुआ है तो ऐसा एक्सप्लेन करने के लिए पता होना चाहिए कि कैसे घिरा हुआ है। ये सॉलिड स्ट्रक्चर है, जब हम लोग 12th में पढ़ेंगे तब सॉलिड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ इसमें अभी इतना ही समझने का है, ठीक है। अब अगर एग्ज़ाम में आ गया कुछ ऐसा कि इसका फॉर्मूला मास बताओ, तो फॉर्मूला ये या तो ऐसे ये 2-3 चीज़ दे दिया, या ये पूछ लिया कि किसका अणु द्रव्यमान है या आणविक द्रव्यमान निकलेगा और किसका सूत्र द्रव्यमान निकलेगा, तो तुम पहचानोगे कैसे पहचानोगे, जिसमें Na प्लस Cl माइनस जो आयनिक बंध बनाते हैं, ठीक है। इसमें इसको तोड़ रही थी क्या मैं Na प्लस Cl माइनस, इसमें कुछ ऐसा तोड़ रही थी H प्लस OH माइनस CO2 को तोड़ रही थी, पर जिसमें हम लोग जिसको हम आयंस में तोड़ सके उसका क्या निकलेगा, सूत्र द्रव्यमान निकलेगा। अभी हमको सूत्र द्रव्यमान बनाने भी आना चाहिए, इसमें तो बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। समझ में आया क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। अगर क्वेश्चन आ गया ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, और बोला कि किसका आणविक द्रव्यमान निकलेगा और किसका सूत्र द्रव्यमान, तो पहचान जाओगे किसका निकलेगा और किसका नहीं, बोलो क्यों निकलेगा, आयनिक बंध है और प्लस माइनस चार्ज है, आयनिक बंध में तो प्लस माइनस चार्ज होता है ना, ठीक है। उसको तोड़ रही थी क्या मैं ऐसे, नहीं। अब मैंने यहाँ बोल दी इसका सॉलिड स्ट्रक्चर, जैसे इसका स्ट्रक्चर तो इसका स्ट्रक्चर ये और इसका स्ट्रक्चर ये, तो आप लोग देखोगे बोले अरे Na तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, है ना, 6 है, तो 6 नहीं लेना, सिर्फ इसका एक लेना है हमको, Na और Cl, सिर्फ Na का हमको परमाणु द्रव्यमान लेना है और Cl का परमाणु द्रव्यमान लेना है और दोनों को ऐड कर देना है, वही उसका क्या बन जाएगा, सूत्र द्रव्यमान। वैसे मैं नहीं बताती तो भी तुम लोग वही काम करते, है ना, करते कि नहीं करते, पर समझाना था, उसको बुक में थोड़ा घुमा के बताया है ताकि बच्चे घूम जाए, ठीक है, समझ में आना चाहिए ना। आगे चल के तुम लोग बोलोगे कि नहीं NaCl का हम लोग को तो लगा सिर्फ एक ही Na होता है, ऐसे ही सोचोगे ना, पर एक नहीं होता, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे सॉलिड लैटिस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसमें बीच में इसको हम पढ़ेंगे, ऐसा कुछ चारों तरफ से घिरे रहते हैं वो, तो Na कितने होते 6, Cl भी कितने होते 6, ठीक है। पर हम लोग इसको नहीं लेते, 6 में जो रेशो में होते हैं ना उसको हम लोग काट देते हैं, 1:1 में आ जाता है वो, ठीक है। और हम लोग लेते हैं Na और Cl का। चलो इसका परमाणु द्रव्यमान निकाल के बताओ, Na का होता है 23,
नहीं, सिर्फ परमाणु द्रव्यमान, मैंने एवरेज औसत बोली ही नहीं। जब वो लिख के देगा ना परसेंट वो सब वाला, तब। अभी मैंने सिर्फ बोली उसका परमाणु द्रव्यमान, और Na का होता है 23। अब बताओ, सोचो सोचो सोचो, परमाणु द्रव्यमान Cl का क्या होगा, सोचो। एकदम पास में हो तुम लोग उसके, और वो भी तुम लोग के पास में है। एक चीज बोलूंगी तुम लोग फट से याद आ जाएगा, पर मैं बोलूंगी नहीं। वैसे उसका 17 क्या होता है, मुझे क्या पता। सोचो सोचो, तुम एकदम पास में हो उसके, एकदम पास, और वो भी तुम लोग के पास में बैठा है, पर तुम लोग सोच नहीं पा रहे हो। मैं तुम लोग को 2 मिनट का वक्त देती हूँ, सोचो सोचो सोचो, तुम लोग कुछ भी करो, सोचो। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, इसका हमको क्या बताना है, सूत्र द्रव्यमान। सोचो, मैंने एक का तो बता दी, उसका मैं इसलिए नहीं बता रही कि मैं बता चुकी हूँ। नहीं सोच रहे, सोचो, 1 मिनट का और टाइम है, सिर्फ एक चीज बोलने की देरी है। अभी तुम लोगों को तुरंत बोले अरे हाँ मैम निकल गया, निकालना भी नहीं पड़ेगा, पता है इतना इजी है। मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ ताकि तो अब तुम लोग कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते। थोड़ी तो है, मेहनत करो। क्या निकालना है हम लोग को क्लोरीन का, नहीं सोच पा रहे, हार मान लिए, हार गए, हार गए, मान लिए हार, नहीं सोच पा रहे। अच्छा मुझे बताओ, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, किसका किसका पढ़े थे, समझ में आया? मैं बोली ना वो भी तुम लोग के पास में है और तुम लोग भी उसके पास में हो। थे कि नहीं पास में, बताओ, हार मान ली इतनी जल्दी, अब भूलोगे कभी, अब मत भूलना जिंदगी में कभी। हाँ सूत्र दोनों को जोड़ दो, इससे देखो है वही चीज, नाम अलग रख दिए, क्यों, क्योंकि वो आयनिक बंध में था इसलिए, सॉलिड स्ट्रक्चर इसलिए लैटिस स्ट्रक्चर लिखो, वो सॉलिड स्ट्रक्चर है, मतलब उसका ठोस अवस्था में है वो, और या उसके ब्रैकेट में लिखना लैटिस स्ट्रक्चर है। हाँ NaCl, और ऐसे भी लिखना Na+Cl- में होता है, ये सब लिखो। अभी हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था ना, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाई थी ना, सहसंयोजक बंध है ना, उसी प्रकार एक आयनिक बंध भी होता है जो हम लोग NaCl ये सब में पढ़ते हैं, ठीक है। कितना आया, हाँ हाँ, तुम्हारा आया कि 58 पॉइंट नहीं आया, निकालो, अब आएगा तो निकाल लोगे। अब तो तुमको सोडियम का भी याद हो गया, क्लोरीन का भी याद हो गया, कार्बन का भी याद हो गया, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, सबका तो याद हो गया, याद करने की ज़रूरत है अब। हाँ बोलो, वैसे ही जैसे हमने पहले निकाले थे ना, परमाणु क्रमांक A, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उसका संख्या, बस उसके पीछे यूनिट लगानी है। अब कुछ कुछ पॉइंट तो एक्सेप्शन में, उसको तुमको याद करना। अभी जैसे मैंने तुमको बोली कार्बन का 12 है, ठीक है, पर वो एग्जैक्ट 12 नहीं है, उसके आगे पीछे कुछ है, ठीक है। अब मैंने जैसे तुमको बोल दी
ये जैसे कि मैंने बोली उसकी नेचुरल अबंडेंस हमारी 98.892 है, पर मैंने सिर्फ 98.9 लेके चल रही हूँ, ठीक है, उसके आगे पीछे कुछ है, ठीक है, तो आगे कुछ थोड़ा बैलेंस हो गया, पर हमको जितना याद करना है, जितने क्वेश्चन में आते हैं मैं तो उतना बता दी तुम लोगों को, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल तो उसमें आएगा तो याद हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि तुमको अब कुछ याद करने की जरूरत पड़ रही है कि मैं जाके घर में रटूंगी परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, रटने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, तो उसको रटना भी नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में जो मांगेगा हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करते जाएंगे, रटना क्या बैठ के। अब मैं तुम लोग को बोल दूंगी कि 1 से 30 तक जाके परमाणु भार रट के आओ, परमाणु द्रव्यमान रट के आओ, तो तुम लोग आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, पर अब नहीं भूलोगे वो सब चीज़ों को, कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, कहाँ से आता है, यूनिट क्या होती है, कुछ नहीं भूलोगे, ठीक है, समझे। सोडियम के भी सबके कुछ ना कुछ आइसोटोप्स हैं, ठीक है, उसका एवरेज लेके हमने सबका निकाल दिया, और जो पीरियोडिक टेबल में लिखा है इसमें भी पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है, दिखाओ तो मुझे, मैं खुद नहीं देखी, इतना छोटा छोटा लिखा है, देखो यहाँ पर देखो सोडियम का लिखा है 22 पॉइंट समथिंग कुछ लिखा है, पर हम लोग जैसे मैं तुम लोग को बोली थी ना नंबर आगे खिसका के हम लोग उसको मेज़र करते हैं, वैसे मेज़र करके बताया, ठीक है। कुछ डाउट अभी तक किसी में, किसी को? हाँ पूछो, तुमको डाउट हो रहा है किस में, पूछो। सूत्र द्रव्यमान और एवरेज, हाँ अलग है, अलग है, देखो अलग इन द सेंस हम लोग, मैंने सिर्फ अभी तुमको ये कंफ्यूज, मुझे पता है कहाँ हो रही होंगी तुम, मैं सबको एक कंपाइल करके बताती हूँ। देखो सबसे पहला होता है हमारे पास परमाणु द्रव्यमान, फिर दूसरा हमने पढ़ा औसत परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान, फिर हमने क्या पढ़ा, सूत्र द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, तो कंफ्यूजन नहीं है, चलो वो भी लिख देती हूँ। चलो देखो परमाणु द्रव्यमान जो होता है, हमने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, क्लोरीन, ये सब का हमने निकालना था, ठीक है, कार्बन, सबका एक सिंगल परमाणु का निकालना था, क्या, परमाणु द्रव्यमान यूनिट के साथ, ठीक है, निकाल ली हमने, जिसका हमने लास्ट में AMU या फिर U से हमने डिफाइन किया था, याद है, ठीक है। इसमें हमने क्या निकाला था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के अकॉर्डिंग हमने निकाला, और लास्ट में हमने AMU लगा दिया, या U, एकीकृत मान, क्लियर। ये सब काम किस में हुआ था, परमाणु द्रव्यमान में, हमने कर चुका ये सब चीज़ें। फिर ना आगे चल के क्या हुआ, उसके सब इस हम औसत परमाणु द्रव्यमान में हमको किसी सबके समस्थानिक मिले, क्या मिले, समस्थानिक, थोड़ा गलत हो जाएगा तो देख लेना, ठीक है, समस्थानिक मिले, आइसोटोप्स हमको ये मिले, ठीक है। और तो हमने क्या किया, अब ऐसे तो काम नहीं चल सकता, सबके 2-2 3-3 तो मिल चुके, तो हमने उसका क्या किया, एवरेज निकाल लिया, और एवरेज किसके बिहाफ पे निकाला, उसकी नेचुरल, मतलब नेचर में उसकी अबेंडेंस कैसी है, मतलब नेचर में कितना परसेंट प्रेजेंट है, ठीक है, तभी तो निकाल पाएंगे। जैसे कि कार्बन 12, कार्बन 13 और 14, ये हमको 3 मिल गए, ये नेचर में समझने के लिए, जैसे जो सही हो 98% है, ये 1.1% है, और ये हमारे पास 2 × 10⁻⁻10 ऐसे 21 ऐसे परसेंट प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे सिर्फ कार्बन के नहीं, सबके निकले, जैसे मैंने क्लोरीन का भी बताई ना, 35, क्लोरीन कितना है, 35 है, और क्या है 37, ये हमारे पास नेचर में 75% प्रेजेंट है, और ये हमारे पास नेचर में 25%, ये डाटा टीचर्स बता देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, और हम तो पहले सिंगल निकाल रहे थे, फिर हमने आगे चल के देखा उसके समस्थानिक मिल गए हमको, तो हम उसका एवरेज लेके उसका परमाणु द्रव्यमान निकालने लगे, और आज जो पीरियोडिक टेबल ने जो दिया है वो इसके अकॉर्डिंग ही सब परमाणु परमाणु द्रव्यमान इसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है, एवरेज वाला, ठीक है, समझ में आया। अब जो भी हम निकालेंगे सबका एवरेज वाला निकालेंगे,
ठीक है। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, उसके इससे हमने सीखा यूनिट्स, ठीक है, किसको रेफरेंस माना वो सीख गए इससे, और क्या बोलते द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते वो सीख गए। आगे चल के देखिए उसके समस्थानिक 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 सीखे, फिर समस्थानिक से तीनों को जोड़ के उसके नेचर में कितना % प्रेजेंट है उसका एवरेज निकाले, और जो निकाले आज जो उस पीरियोडिक टेबल में लिखा है परमाणु द्रव्यमान वो इसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब क्या होता है, अब सूत्र द्रव्यमान आ जाता है, सॉरी सूत्र द्रव्यमान से पहले आ जाता है आणविक द्रव्यमान, ठीक है। अब ये सारे मिलके क्या बना लिए हमारे पास, जैसे H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब मिलके हमारे पास क्या बना, एक अणु बना लिए, ठीक है। और NaCl भी बनाया, पर ये सब के बीच में जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड ये शेयरिंग से बन गए हैं, कोवैलेंट मैंने बताई थी, शेयरिंग कोवैलेंट बॉन्ड है सबके बीच, पर NaCl के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, ठीक है। क्यों, Na प्लस Cl माइनस में रहता है, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। देखो इसको भी हम लोग ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग सीख सकते हैं। बताओ क्लोरीन का कितना होता है परमाणु क्रमांक, 17। इसको कैसे भरेंगे, 1s2, अच्छा ठीक है, तुम लोग को ये तो नहीं आता होगा ना, अभी बताना पड़ेगा। अच्छा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होगा, हाँ बोलो 2 2 8 7, इसका हुआ ये, ठीक है। चलो और फिर सोडियम का बताओ, (23) क्या होता है उसका, तो परमाणु देख के बता दो, हाथ में जो है वो देख के बता दो, वो है परमाणु क्रमांक चाहिए, 11 होता है, बताओ उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2 8 1। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1, ठीक है। तो क्लोरीन क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 7। तो इससे बेटर है कि एक निकाल दे तो इसका वैसे ही ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमेशा Na क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसलिए इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, Na पे इसलिए हमेशा प्लस है, उसने निकाल दिया, ठीक है। क्लोरीन क्या किया, 1 लिया, तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर हुए क्या, अब प्लस और माइनस ये आयंस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और जैसे ही अट्रैक्ट करेंगे Na प्लस और Cl माइनस अट्रैक्ट करेंगे तो इनके बीच में एक आयनिक बॉन्ड बनता है, या आयनिक बंध, ऐसा, ठीक है। अब देखो मैं सब हटा रही हूँ ना, अब देखो, अब मैंने बोली कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ, 2 4। ऑक्सीजन का बताओ, हाँ 2 16 होता है ऑक्सीजन का, कितना होगा बताओ, तुम लोग अब डायरेक्ट उसमें जा रहे हो, परमाणु द्रव्यमान में नहीं, अभी परमाणु क्रमांक में रहना है, ठीक है। मैं ये बता रही हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है, सूत्र वाले में और अणु वाले में, हमने क्यों उसको अलग लिया ये बता रही। पता चला इसमें प्लस माइनस अट्रैक्ट किए, आयनिक बंध बना इनके बीच में, ठीक है। अब ये इसके बीच में सहसंयोजक बंध कैसे बना वो बता रही हूँ। कितना होता है इसका, ऑक्सीजन का, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4, और इसको 2 ये लेगा, और ये 4 देगा या लेगा पता नहीं, ठीक है। इसलिए कार्बन क्या करता है, 4 जो इलेक्ट्रॉन है उसको रखता है ऐसा, ऑक्सीजन क्या करता है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उस 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे रखता है और बाकी इलेक्ट्रॉन को ऐसे रखता है, बता चुकी हूँ ये सब मैं। अब इसका ऑक्टेट, ये देखो ये ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबका कंप्लीट। अब इनके बीच में जो बॉन्ड बना, देखो ये एक डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O डबल, हाँ इधर डबल बॉन्ड O,
इसके बीच में सहसंयोजक बंध बना। यहाँ पर कोई प्लस माइनस का गेम खेल हो रहा है, वहाँ पर प्लस माइनस का खेल। बहुत पीछे इसके पीछे बहुत लॉजिक है ये सब चीज़ के पीछे, ठीक है। हाँ बोलो। किसके पास? इसके पास क्या नहीं रहेगा? देखो फिर से मैं बताती हूँ। जैसे कि हमारे पास क्या है, ये कार्बन, ठीक है। उसके लास्ट में, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। चारों को मैंने ऐसे रख दी। उसको 4 की जरूरत है ना, चारों को भेज दिया उसने लेने के लिए, भाई तू जा 4 को लेके आ, तभी हमारे घर में 8 मेंबर कंप्लीट होंगे। वो चारों अलग अलग निकल के लेने, जोड़ी में नहीं है अभी, ठीक है। फिर मैंने ऑक्सीजन रखी यहाँ पे इसके दोनों तरफ, ठीक है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। उसको जरूरत कितनी है? 2। तो कितने घर से कितने मेंबर निकलेंगे 2 को लेने के लिए? 2 निकल गए, बचे कितने? 4। तो ये 2 की जोड़ी बना के रह लेंगे और 2 सिंगल निकल गए लेने के लिए। तो ये जो 2 सिंगल निकल गए लेने के लिए, ठीक है। और बचे कितने थे? 4। चारों क्या? 2 की। देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन अकेले नहीं रहेगा, पेयर में रहेगा, ठीक है। तो ये देखो 1 2 1 2 हो गए। सेम कहानी इस ऑक्सीजन की होगी ना, सेम। तो ये हो गया ये क्लियर। ये 2 लेने के लिए निकला था ना, देखो इसको मिल गया, ये दोनों को ले लिया। तो ये देखो अब इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, गिनो, ले लिया। ये भी तो लेने के लिए निकला था ना, तो इसने इसको ले लिया, ठीक है। ये देखो कंप्लीट। अब जब इसने इसको दे दिया तो कार्बन क्या करेगा? वो भी तो लेगा ना, उसको भी तो अपने घर में 8 मेंबर चाहिए ना। किसके पास हट जाना चाहिए? नहीं हटेगा, शेयरिंग हो रही है, मतलब साझेदारी। मतलब ये उससे लिया तो ये भी बोला कि मैं भी तो उससे लूंगा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड मीन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे तुमको एक कॉपी लेनी है, कॉपी लेनी है इन द सेंस उनको अपने घर में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करनी है। उससे कंपेयर कर लो कि तुम लोग को अपनी कॉपी लेनी है जो 20 रुपए की है, तुम्हारे पास 10 रुपए, तुम्हारे पास 10 रुपए। अगर तुम दोनों मिल जाओगे तो तुम कॉपी ले लोगे, स्टेबल हो जाओगे, है ना। तो क्या करे, तुमने 10 रुपये दिया, तुमने भी 10 रुपये दिया, 20 रुपये हो गए साथ में। अब तुमने क्या करे, कॉपी खरीद ली, अब तुम दोनों स्टेबल हो गई, कॉपी मिल गई। सेम कहानी इसकी भी हो गई। इसने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और उसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। इसके घर में भी 8 मेंबर हो गए, उसके घर में भी 8 मेंबर हो गए, दोनों स्टेबल चुपचाप बैठ गए, ठीक है। अब इसके भी घर में ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे। पर इसमें क्या होता है, देखो लास्ट में देखो क्या है, 7 नहीं ले सकता। ये 7 इलेक्ट्रॉन को लेना बहुत बड़ी बात होती है, नहीं ले सकता, 7 को नहीं ले सकता। इससे तो बेटर है कि वो एक निकाल दे अपने में से और स्टेबल हो जाए। एक निकाल के देखो, ये निकल गया, सॉरी मिटता नहीं हो, ठीक है। ये निकल गया, निकलने के बाद देखो 8 है, स्टेबल बैठ गया ना। 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल चुपचाप बैठ जाएंगे फूक से, ठीक है। निकालने के बाद कौन सा चार्ज आ गया उस पर? प्लस चार्ज, ठीक है। अगर वो इसके साथ जोड़ी, अब देखो इसके बीच में ऐसे देखो प्लस और माइनस जोड़ी, इसके पीछे बॉन्ड तो बन रहा है पर आयनिक बॉन्ड को हम ऐसे दिखाते नहीं, क्यों? आयंस है, अट्रैक्शन होती है उनके बीच में। क्या होती है? अट्रैक्शन होती है, ठीक है। और इसके पास 7, इसको तो सिर्फ एक चाहिए, ले लिया, ठीक है। जब यही क्लोरीन CCl4 के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। कैसे बताऊं एक बारी? 10 बज गया, बताऊं एक बारी। CCl4 वाला कैसे बनाएगा? ये हमारे पास कार्बन है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, Cl, यहाँ Cl। कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। चारों निकल गए अलग अलग लेने के लिए। चल भाई अपनी जोड़ी खोज के लाते हैं। क्लोरीन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो मैंने 7 है, एक की जरूरत है तो एक ही गया ना लेने के लिए, बच्चे कितने? 6 जोड़ी में बनेंगे, ये एक जोड़ी, ये एक जोड़ी, ये एक जोड़ी, ठीक है। तो मैंने रख दी 1 2 3 4 5 6 और ये 7। सेम कहानी सब में होगी। समझ में आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? ये देखो 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, ठीक है। ये इससे ले लिया, ये देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ये इससे ले लिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ये इससे ले लिया, ऑक्टेट कंप्लीट, ये इससे ले लिया, ऑक्टेट कंप्लीट। अब कार्बन की बैठेगा चुपचाप, वो भी तो लेगा ना सबसे, तो ये 4 होगी, ये ले लिया, देखो समझ में आ गया। इसमें प्लस माइनस का गेम था? नहीं था। हाँ पूछो, कुछ पूछना है मुझे लग रहा है, पूछो।
हाँ हाँ, उन लोग के बीच में अट्रैक्शन हो रही, प्लस माइनस चार्ज के बीच में अट्रैक्शन हो रही है, बस और कुछ नहीं। कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सूत्र द्रव्यमान और अणु द्रव्यमान में पता चला डिफरेंस। सूत्र द्रव्यमान ठोस होना चाहिए, आयंस होना चाहिए उसमें, ठीक है। बाकी सब निकाल लेंगे वैसे ही, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हार्ड लेवल पे जाता जाए, अभी तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना बचा है, वो थोड़ा और है। अगर समझ में नहीं आता तो पूछो, कुछ भी एकदम सिली क्वेश्चन भी आता है ना, पर इससे रिलेटेड होना चाहिए ठीक है। कल पढ़ के आना फिर से, जो भी डाउट निकलेगा पूछना।